सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में जोगर सिंह कैदकर का नमस्कार। दोस्तों, आज रविवार है और 8 बजे हैं और कार्यक्रम शुरू होने वाला है रविवारीय सहज चर्चा का। आज हमने एक विशिष्ट अतिथि को इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया है। उनके साथ आज हमारी बातचीत होगी और मैं उनको जोड़ लूँ। हाँ जी, ऐड होना शुरू हो गए हैं और रूबरू होने के बाद ही आगे बात हमारी चल पाएगी। ज्वाइन हो रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी आवाज सही आ रही है सत सर? श्री अकाल जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आ रही है जी। मेरी आवाज बहुत बढ़िया, बुलंद बाबुलंद। चलो चलो, शुक्र है जी। जी जी जी। तो आज रविवार है और सहज चर्चा का ये कार्यक्रम है। इसमें आपको सादर आमंत्रित किया, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और मेरे जितने भी दर्शक श्रोता और आपके भी बहुत सारे दर्शक और श्रोता जो हैं, उन सब की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जी बहुत बहुत दिल्ली शुक्रिया, से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दिल्ली से डॉक्टर चरणजीत सिंह जी ने आपके बारे में मेरे को बताया। मेरे को बहुत ही खुशी जी हुई कि भाई इस मंच जी पे जी आप पधारे हैं, तो हमारे जी दर्शकों को भी बड़ी खुशी होगी, मेरे को तो होनी ही है। और जी अभी जी थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर चरणजीत सिंह जी का फोन आ गया था मेरे पास, मैं जी। तैयार हूँ। मैंने नहीं, कहा कब आ गए? डॉक्टर चरणजीत जी खुद ही बहुत बढ़िया इंसान है। तो जी उनके बारे में जितना मेरे पास तो शब्द नहीं है उनको उनको उनकी शख्सियत को बयान करने के लिए। बहुत ही जी प्यारे इंसान है। तो जी। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में आपको बताया। हाँ जी बिल्कुल, ये बताने से पता लग जाता है बहुत सारी बातों का। और जी दूसरी बात ये है कि सबसे पहले मैं आपका परिचय हमारे दर्शकों से करवाना चाहूँगा। जी आप मेरे साथ अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, सरदार करतार सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। और करतार सिंह जी से आज हम सहज चर्चा का आयोजन कर रहे हैं। आप गजल गायकी में अपना कमाल दिखा रहे हैं, उसी के आधार पर हम आगे इस बात को करेंगे। तो सबसे पहले करतार सिंह जी, आपसे निवेदन है कि आपका जन्म स्थान कहाँ का है, ये हमें पता लग जाए। डॉक्टर साहब, मेरा जन्म स्थान श्री गंगानगर है, राजस्थान में। अब तो काफी बड़ा टाउन हो गया, पहले वो इतना बड़ा नहीं होता था। हम भी बड़े हो गए तो शहर भी बड़ा हो गया। क्या बात है। तो तो बस वहाँ जन्म हुआ और शुरू की स्कूलिंग जो है चौथी क्लास तक अच्छा जी। वो मैंने वहाँ करी, श्री गंगानगर में। जी गंगानगर जो है वो है तो राजस्थान में, पर वो पंजाब जैसा ही है माहौल उसका। जी 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 सब जी ज्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं। जी लोग भी बड़े पंजाब की तरह सब अच्छे लोग हैं, मिलनसार हैं। वैसे तो जहाँ भी चले जाओ लोग अच्छे ही होते हैं। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं है गंगानगर में और पंजाब में। जी जी हाँ। जी तो ये तो हुई बात आपकी। और अध्ययन आपने, बाकी का अध्ययन कहाँ किया? बाकी फिर हमारे पिताजी रिटायर होने के बाद वो राजस्थान गवर्नमेंट सर्विस थे, पीडब्ल्यूडी में। तो वो रिटायर हो गए, तो फिर उन्होंने सोचा चलो यार अब वापस चलते हैं पंजाब, क्यों बेसिकली पंजाब के रहने वाले थे। तो अच्छा। लुधियाना में कुछ जमीन थी हमारी, तो वहां जी आके मकान बनाया। फिर वो गंगानगर में जो मकान था उसको बेच दिया। तो फिर उसके बाद हम लुधियाना शिफ्ट हो गए। तो वहाँ फिर मैंने अपनी 5th ऑनवर्ड्स, 5वीं कक्षा के बाद बाकी की पढ़ाई जो है मेरी टिल मेरी एमए तक, वो मैंने लुधियाना में पूरी की। जी। अच्छा, अभी वर्तमान में निवास आपका दिल्ली में है?
हाँ जी, वर्तमान में मैं अभी दिल्ली में हूँ। और उसके बाद कुछ हालात बनते गए, फिर थोड़ी देर के लिए मैं बॉम्बे चला गया, 3-4 साल के लिए वहाँ कुछ काम वाम करा। तो फिर इवेंचुअली फाइनली अपने हमारे पेरेंट्स जो थे वो काफी बुजुर्ग हो गए थे, तो उनकी देखभाल के लिए अकेले पड़ गए थे, देखभाल के लिए कोई ना कोई चाहिए था। तो फिर मैंने और मुझसे बड़े भाई जो हैं, क्योंकि मैं वहीं रहता था उनके पास ही बॉम्बे में, तो काम भी करते थे थोड़ा बहुत और कुछ सीखते भी थे उनसे। तो फिर हम दोनों भाइयों ने ये फैसला लिया कि यार उनको दिल्ली लाया जाए। पहले बॉम्बे उनको दिखाया, उनको पसंद नहीं आया। तो बॉम्बे में तो आपको पता ही है, पड़ोसी पड़ोसी के साथ बात नहीं करता, 6-6 महीने शक्ल नहीं दिखाई देती, और जी। छोटे छोटे फ्लैट्स हैं जिनको जिनको बॉम्बे की भाषा में माचिस की डिबिया बोलते हैं। अच्छा। तो हाँ, ऐसे भी फ्लैट हैं वहां पे। तो वो उनको पसंद नहीं आया, कहते नहीं यार हम वहां नहीं जाएंगे। तो फिर फाइनली हमने ये डिसीजन लिया कि हम दिल्ली चलते हैं। तो जी। उसके बाद हम दिल्ली आ गए। परिवार का, जी। हाँ जी। परिवार आपका अभी? परिवार में वैसे तो हम 7 भाई बहन थे। बहनों में 3 गुजर गई हैं, और एक भाई तो आपको पता ही, चले गए। तो अभी हम 3 हैं। मैं सबसे छोटा हूँ परिवार में। मुझसे बड़ी मेरी बहन है, इंद्रजीत उसका नाम है। वो कनाडा में सेटल है, और उसकी फैमिली भी वही है, उसके बच्चे सब कुछ वही है। वो पहले नेशनल फर्टिलाइजर में काम करती थी। तो बच्चे बच्चे बाहर मूव कर गए, तो जब वो उनकी रिटायरमेंट हुई तो वो भी अब कनाडा शिफ्ट हो गए। और सबसे बड़े भाई हैं जो जसवंत सिंह जी, वो जयपुर में रहते हैं। अच्छा। वो भी रिटायर्ड हैं। हम्म। राजस्थान गवर्नमेंट की सर्विस है उनकी भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो वहां से रिटायर हुए हुए, तो अब वही सेटल है। उनकी फैमिली भी वही है, सब कुछ वही है। जी। तो अब ये प्रारंभिक जानकारी हुई, और मेरी भी एमए गंगानगर में ही हुई है, श्री गंगानगर में, गवर्नमेंट कॉलेज में। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। फिर तो मैंने गंगानगर के बारे में सही बोला है ना? कुछ गलती गुस्ताखी तो नहीं हुई? नहीं 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 क्योंकि नहीं, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं गंगानगर छोड़ने के बाद मैं दोबारा वहां जा नहीं पाया। ओके। 2-3 बार मौका बना जाने का, पर वो हो नहीं पाया। तो इसलिए अच्छा मुझे नहीं अच्छा। पता कि गंगानगर कहाँ तक पहुंचा है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे मकाम पे होगा गंगानगर भी। नहीं, अब तो काफी दूर दूर जी। तक अटैक काफी बढ़ गया है अब तो, क्योंकि मैं जी 14 बिल्कुल। तक वहाँ रहा हूँ, धूर्तगढ़ में ही रहा हूँ 14 तक तो। और अच्छा जी। गंगानगर में आना जाना रिकॉर्डिंग के सिलसिले में बना रहता था। जी। तो अब बात आती है कि जैसे ही डॉक्टर चरणजीत सिंह जी ने आपके बारे में मेरे को थोड़ी जानकारी दी, तो जी। मैंने यूट्यूब पर आपको जी। देखा। जी। तो गायन अच्छा लगा मेरे को, निश्चित रूप से सराहनीय है। जी शुक्रिया, शुक्रिया। इस तरफ आपका जो है वो रुझान कैसे हो गया? नहीं, रुझान तो देखिए हमारा जब से मैंने होश संभाला तब से ही था। अच्छा। और हाँ जी, और रुझान भाषा में। संगीत की तरफ रुझान जो है वो हमारा पिताजी की तरफ से आया, क्योंकि उनको बड़ा शौक था संगीत का, पर हालात कुछ ऐसे थे कि वो सीख नहीं पाए। ओके। तो उन्होंने फिर जब उन हालात बेहतर होने शुरू हुए, तो फिर उन्होंने सोचा यार मैं अपने बच्चों को जरूर हम्म, सिखाऊंगा। तो आपको पता है कि हर इंडियन पेरेंट जो होता है, वो अपनी जी। अधूरी इच्छाएं जो होती हैं वो अपने बच्चों के थ्रू पूरी करना चाहते हैं। हम्म। तो सबसे पहले हमारे नंबर आया बड़े भाई साहब का कि भैया चलो आप सीखो। तो उनको हम्म। उन्होंने तबला सीखा 2-3 साल। तबला अच्छा, कैसे कर? तबला सीख हाँ जी, तबला सीखा उन्होंने। फिर वो उनकी जॉब वॉब लग गई, शादी वादी हो गई, तो वो परसू नहीं कर पाए उसे, तो छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद फिर इनका नंबर आया, इनको सिखाना शुरू करा। काफी मुशक्कत के बाद, मेहनत के बाद अच्छे उस्ताद जी मिले, तो वो सिलसिला शुरू हो गया। तो इनके साथ साथ हमारी जो अभी बहन है जो कनाडा में सेटल है, वो भी थोड़ा बहुत सीखती थी। उसने भी सीखा, हाँ 2-3 साल सीखा साथ लग के। और मैं बहुत छोटा था, तो मैं बैठा करता था
और साथ में थोड़ी बहुत मुझे रिदम की सेंस थी, तो मैं तबले पे संगत करा करता था ऐसे ही। तो वो संगत जो होती थी, तबला जो मैं बजाता था, हालांकि मुझे पूरी तरह आता नहीं था बजाना, पर वो बिल्कुल ताल के हिसाब से बिल्कुल सही होता था, यानी कि टाइमिंग अंदर के से हिसाब से, आपके ताल के हिसाब से। अंदर से हाँ, आपके वो ट्रेनिंग अपने सही आप थी। आती थी। हाँ जी हाँ, जी। वो मुझे नहीं पता, उन्होंने उस्ताद जी ने बोलना चलो संगत करो, तो गाते तो तीन ताल में ज्यादातर होती थी, तो मैं तीन ताल बजाने लग गया। तीन ताल, जी। दा दिन दन उस्ताद जी का ना, शुभ दा नाम दिन बताइए। दिन ना। जी, उस्ताद जी का शुभ नाम। उस्ताद जी थे उस्ताद जमाल खान साहब, सैनिया घराने के। ओके, बहुत बढ़िया। तो हाँ, तो वो बस वो उनके साथ संगत करनी, जब उन्होंने रियाज करना, तो बीच में छोड़ के खेलने चले जाना, फिर आ जाना। तो रियाज तो दो दो तीन तीन घंटे करते थे। तो उस्ताद जी तो एक टाइम आया, पहले कहीं और रहते थे, फिर एक वक्त आया कि वो सारा सारा दिन हमारे पास ही रहने लग गए। तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करा हुआ था घर में, एक अलग से कमरा दिया हुआ था पिताजी ने बनवा के, और संगीत सीखने के लिए एक साउंड प्रूफ कमरा बनवाया गया। वाह। कि भाई संगीत जो है वो, क्योंकि सुबह सुबह उठ के रियाज करना है 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, तो कोई डिस्टर्ब ना हो, पड़ोसी पड़ोसी तो जो है। तो मतलब उनका पूरा भी कमरा खाना साउंड था। प्रूफ बनाया गया। हाँ जी, बिल्कुल। हम्म। तो कमरा साउंड प्रूफ बनवाया गया, तो वहाँ सारा ही रिहर्सल होती थी, तो हम भी बैठा करते थे। तो फिर धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा, तो वो चीजें दिमाग में बैठी हुई हैं। जी। तो फिर जब बॉम्बे चला गया, तो वहां भी जब वो अ, कोई कंपोजिशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो चल भाई संगत दे, थाप दे तबले पे। तो मैं तबले पे साथ थाप दिया करता था, तब ठीक ठाक बजा लेता था तबला में। तो उसके साथ में चल ये गा के सुना, तो ये ऐसे नहीं, ऐसे गाते हैं, देखो ये ऐसे लगना चाहिए, ये सुर ऐसे लगना चाहिए। तो वो चीजें वहां से मतलब मिलनी शुरू होगी मुझे अपने आप, बिना मांगे। बारीकियां, बारीकियां हाँ आने लगी। उस वक्त, हाँ हाँ, बारीकियां जो थी वो सुननी देखनी। पर उस वक्त मन में कभी, जहन में कभी ये बात नहीं आई कि मैं सिंगर बनूं। ओह, बहुत तब कुछ बढ़िया। नहीं आया दिमाग। कब इतना अच्छा लगता था संगत करना, बैठना, सुनना, कंपोजिशन कैसे बनती है, वो नोटेशन लिखी जाती है कैसे, वो सब मैं देखा करता था। तो वो बड़ा अच्छा लगता था। दिमाग में पर कभी कभी आया ही नहीं कि यार ओके। मुझे भी सिंगर बनना चाहिए। तो बस आप ये कह लिए कि कह लो कि मुकद्दर में नहीं था, है ना। हर चीज एक का वक्त होता है, वक्त से पहले और बिना मुकद्दर के कुछ नहीं मिलता। वैसे ये एक तो प्रचलन में है बात कि जी, बॉम्बे जाता है आदमी किसी और काम से और बन जाता हाँ है जी, कोई और। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप कई कोई। लोग वहां हाँ, बिजनेस करने गए, एक्टर बन गए। एक्टर बन गए। एक्टर एक्टर बनने गया नहीं, दुकान चली, बिजनेस में आ गया। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे हीरो लोग। बनने गए, गायक बन गए, गायक बनने गए, हीरो बन गए, पता नहीं मतलब ये हाँ, हीरो बन गए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हैं, बहुत हैं ऐसे, बड़े केसेस हैं ऐसे। तो यूं आपकी मतलब ये है जो स्वर यात्रा है, धीरे धीरे जी, धीरे धीरे शुरू हो गई। और लगभग लगभग कुछ बातें मेरे से मिलती जुलती हैं आपकी, क्योंकि मैं अच्छा रेडियो वाह। में रिकॉर्डिंग करता था। जी जी। राजस्थानी, पंजाबी, और जो भी आर्टिस्ट हम्म। आते थे, गजलें भी रिकॉर्ड की थी। एम ए हुसैन, मोहम्मद हुसैन वगैरह, और बड़ी अच्छी अच्छी हस्तियां आती थी, उनकी हाँ जी, हाँ रिकॉर्डिंग। जी। हम्म। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे जो तीन आर्टिस्ट थे, जी एक बांसुरी वादक थे, तबला वादक थे, वो जी। बैठे सुस्ता रहे थे। हम्म। तो आर्टिस्ट आए, रिकॉर्डिंग करवा के चले गए। तो मैंने हम्म। कहा मैं भी कुछ गाऊंगा, बजाओ। अच्छा। आपको गाना आता है? मैं कहा, जी। आता नहीं है, परेशान करना आता है। हम्म। तो अच्छा। अच्छा जी। तो मैं कहते हाँ। चलो ठीक है, अभी लंच का टाइम हो गया है, खाना वाना खा के हम्म। आएंगे। हाँ, हम्म। फिर देखेंगे। तो मेरे को ऐसे कोई दो लाइनें याद थी गजल की, हम्म। आदरणीय जगजीत सिंह जी ने गाई थी, वो मेरे वाह। को हम्म। याद थी। तो वही हम्म। मैंने गुनगुनाई। तो जी। बड़ा अच्छा है भैया, अच्छा है। ठीक है। कौन सी गजल थी वो? हाँ, कौन सी अभी गजल अभी थी जरा, नहीं याद आ रही। हाँ, अभी अभी नहीं याद आ सैंपल रही। दीजिए। हाँ जी। हाँ, तो उन्होंने लंच के बाद में 2 बजे अपने घर से ले आया, जी। देख के, कहता कि इसको गाओ।
एक बार हम्म थोड़ी रिहर्सल कर लो, पढ़ लो इसको ताकि हम्म शब्द ध्यान में आ जाए। मतलब थोड़ा सा बजाओगे हम्म तो मतलब पता लग जाएगा। उधर स्टूडियो में टेप लगा के आ गया वो तबला वादक, हम्म कहता कि रिकॉर्डिंग करेंगे अपने, कैसी होगी आपकी देखते हैं। वो पहली बार ही जी मैंने उसको पढ़ा, कोई रियाज नहीं, कोई रिहर्सल नहीं, कोई लेना नहीं, कुछ भी नहीं। मैं ऐसे ही गाता चला गया, वो बजाते चले गए, और दोनों ही गा दी। फिर बाद में हम फिर सुनेंगे, तब फिर देखेंगे। हाँ ठीक है। वो दोनों उनकी इतनी पसंद आई कि स्टेशन डायरेक्टर को बुला करके उन्होंने सुना दी, तो ये एक नया आर्टिस्ट हमने रिकॉर्ड किया, सुनो। तो हम्म साहब को तो पता नहीं लगा भी कौन है ये, अच्छा गा रहा है भाई। तो वो अभी तक है मेरे पास रिकॉर्डिंग। सुनता हूँ अच्छा कभी। वाह हाँ 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 तो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको भी भेजी थी। तो अब नहीं ये, मैंने सुन नहीं पाया अभी तक हाँ कोई बात नहीं है, फिर भेज देंगे। तो उसमें क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं आदरणीय करतार सिंह जी की, जो अंदर होती हैं, वो कब निकल जाएंगी, कहाँ निकल जाएंगी, कुछ खबर नहीं लगती। तो जी अब आपकी ये जो संगीत यात्रा जो है, वो इस तरीके से धीरे धीरे आगे गति पकड़ी उसने। तो स्वर यात्रा कब शुरू होगी आपकी फिर? स्वर यात्रा देखिए भाई साहब के जाने के बाद उस वक्त मैं हमारे रेस्टोरेंट हुआ करते थे, मैं रेस्टोरेंट चलाता था। हमारे एक पार्टनर थे, उनके साथ मिलके दिल्ली में, दिल्ली और गुड़गांव में। तो वो धीरे धीरे वो कुछ हिसाब किताब ऐसा बना कि वो रेस्टोरेंट जो घाटे में चले गए। वो घाटे में चले गए तो इतना घाटा पड़ गया कि फिर बंद करने पड़ गए। बंद करने पड़ गए तो चारों तरफ से मतलब प्रॉब्लम्स आ गई। सोर्स ऑफ इनकम जो था वो ऑलमोस्ट बंद हो गया। तो फिर सोचा यार ये कैसे चलेगा। तो बच्चे अभी सेटल नहीं थे। तो फिर मेरी वाइफ ने, उन्होंने कहा यार आप इतना अच्छा, आपकी म्यूजिक की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक ठाक गा भी लेते हो, कि कॉलेज के दिनों में मैं गाया करता था, तो आप क्यों नहीं थोड़ा सा रियाज करके गाना शुरू करो। और यारों दोस्तों ने भी बोला, एक हमारे बॉम्बे में दोस्त हैं, उन्होंने भी इनकरेज करा मुझे, पुराने दोस्त थे मेरे। उन्होंने भी कहा कि यार तू करना, कुछ गाना गाना शुरू कर यार, तेरी आवाज कितनी मिलती है उनसे और तेरा स्टाइल भी ऑलमोस्ट सेम है, तो तू शुरू कर गाना। तो इन मेरी वाइफ का मोटिवेशन मिला मुझे। बच्चों बच्चों ने भी कहा "हाँ, पापा ठीक है, आप गाना शुरू करो"। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया अंदर। कॉन्फिडेंस था पहले भी, पर जब ये सोचा ना हो आपने कि आपने सिंगर बनना है, तो ऑल ऑफ ए सडन आपको पता लगे यार अब कोई काम नहीं मिल सकता आपको इस उम्र में, तो सिंगर ही बनना पड़ेगा। तो फिर मन में सोच लिया चलो भाई यही काम करते हैं, अब देखते हैं। क्योंकि अगर लगन है तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो किसी भी उम्र में। अगर बिल्कुल। आपके मन में कुछ बात आ गई तो मैंने ये करना है, उसके लिए कोई उम्र का बड़ा होना या छोटा होना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत तो बढ़िया बात। हाँ जी। तो वो जो मेरे दोस्त थे बॉम्बे में, उनका नाम सौरभ दफ्तरी है। उनका मेरे पास फोन आया, कहते हैं यार तू क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है ऐसे, तू इतना अच्छा गाता है। तो मैंने कहा नहीं यार, देख कंपटीशन बहुत है यार, नहीं टिक नहीं पाएंगे। कहता नहीं तू एक काम कर, तू रिकॉर्डिंग करके भेज, अच्छा। कुछ भी एक दो गजलें रिकॉर्डिंग करके भेज मुझे, मैं करता हूँ कुछ। तो मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया। मैं आपको साफ बात बताऊं, मैंने कहा यार ये शौक ही है, इसको चाहिए मेरी आवाज में दो तीन गजलें, तो ये सुना करेगा, इसने आगे क्या करना। पर मुझे नहीं पता था। तो उसने मुझे, मैंने भेजी, तो उसने अपने जो उसका सर्कल था उसमें सुनवाई। उसमें अपने अनूप जलोटा जी, ये काफी मुझे भी जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं जब से मैं बॉम्बे रहता था। तो उसने बताया कि यार ये देखो उनकी मैंने रिकॉर्डिंग मंगवाई है। तो मेरे पास अनूप जलोटा जी का इमीडिएटली फोन आ गया, यार तुम क्या कर रहे हो दिल्ली में बैठे, बॉम्बे आ जाओ। वाह। मैंने समझा मजाक मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। तो मैंने कहा क्या करूंगा बॉम्बे आके। कहते नहीं आप बॉम्बे आओ, मैं हम देखते हैं कुछ करते हैं आपके लिए। तो खैर वो बात आगे बढ़ी। एक वहां पे वो मेरे दोस्त ने एक इवेंट करी, बहुत बड़ी प्रोग्राम करा उसी हॉल में जिसमें भाई साहब के मैक्सिमम प्रोग्राम हुआ है बॉम्बे में, वाह। शनमुख नंदा हॉल।
तो वहाँ एक इवेंट अरेंज करी गई जिसमें मैंने गाया, अनूप जलोटा जी ने गाया, हरिहरन जी ने गाया और तलत अजीज साहब ने गाया। तो हम चारों ने गाया और बड़ी अच्छी रिस्पांस मिली। बहुत बढ़िया। ऑडियंस में फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग बैठे थे, फिल्म हम्म। म्यूजिक इंडस्ट्री के और वैसे भी। तो सबको बहुत अच्छा लगा। तो वहां से जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस की कमी थी वो पूरी हो गई। वो पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार ये तो कुछ नहीं है, ये तो हम तो बड़े आराम से गा सकते हैं। तो बस फिर सिलसिला शुरू हो गया, धीरे धीरे काम मिलने लग गया, थोड़ा बहुत काम मिलने लग गया। फिर दिल्ली, वैसे तो मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ, तो बॉम्बे में जा नहीं सकता था सब कुछ छोड़ छाड़ के। यहाँ फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई, कुछ केसेस जैसे कोर्ट केसेस हो गए काम को लेके। तो वो फिर मैं दिल्ली छोड़ नहीं सकता था, तो यहीं से ऑपरेट करना पड़ रहा है मुझे। तो कोरोना से पहले, कोविड से पहले ठीक ठाक दुकान चल रही थी। कोविड में आके बिल्कुल झटका लगा, बंद होगी, काम मिलना बंद हो गया, प्रोग्राम होने बंद हो गए। तो अब कोरोना कोरोना गया है तो फिर से शुरू हो गया हिसाब किताब। अभी उतनी उस स्पीड नहीं पकड़ी है पर शुरू हो गया। हम्म। जी, ये छोटी तो सी, आपकी आवाज जो है ये ना, शुरुआत हुई हम्म, जी, आवाज का बेस बहुत अच्छा है शुरुआत हुई आपका। तकरीबन दो 2015-16 में तकरीबन मैंने शुरुआत करी है। तो काफी दिल्ली के हिंदुस्तान के काफी शहरों में मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ और अमेरिका में भी मैं गया था। तो अमेरिका बेटा है मेरा, तो मैं वहाँ जाता रहता हूँ। तो वहाँ मुझे, क्योंकि मैं टूरिस्ट वीजे पे था, मुझे सबने ये एडवाइस करा कि आप यहाँ कोई कॉन्सर्ट मत करना, पब्लिक कॉन्सर्ट। तो अच्छा। मेरे पास ऑफर थे दो तीन। तो कहते अगर आप इनको पता चल गया या किसी ने कंप्लेंट कर दी तो आपको डिपोर्ट कर देंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने पब्लिक कॉन्सर्ट तो नहीं करे, पर मैंने वहाँ एक गुरुद्वारे में, मैं कीर्तन भी करता हूँ। मुझे बड़ा शौक है गुरबाणी का, भजनों का बहुत वाह, शौक है मुझे। बहुत बढ़िया। तो वो गुरुद्वारे में जाके फिर हमने रिक्वेस्ट करी उनको। तो वो कहते ठीक है जी, हमारे यहाँ संडे के संडे कीर्तन होता है। ये अमेरिका में डैलस नाम का शहर है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा। तो संडे को वहाँ पूरी संगत आती है, पूरा जो होती है कांग्रेगेशन होती है, तो वहाँ कीर्तन होता है। तो उन्होंने मुझे आधे घंटे की स्लॉट दी, कहते आप अच्छा। करो। तो बाकी वो उसकी बात हुई, भेंटा क्या मिलेगी, दक्षिणा क्या मिलेगी, कहते दक्षिणा दुक्षिणा कुछ नहीं मिलेगी आप कीर्तन करो। वो कहते हम सब आपस में मिलजुल के करते हैं, हमारी कोई फंडिंग नहीं करता, क्योंकि बहुत अच्छा लंगर होता है। तो 2-3 घंटे का प्रोग्राम करते हैं, बहुत बढ़िया। तो सारे वो जितने भी वहाँ रहने वाले हैं, जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहे वो कंट्रीब्यूट करके करते हैं। जी। तो वो स्पेशली किसी को ऐसे पे नहीं करते कि भैया आओ। जैसे हमारे हिंदुस्तान में रिवाज है, गुरुद्वारे में आप करने जाते हो कीर्तन तो आपको भेंटा मिलती है। तो जी। वहां नहीं है ऐसा कुछ हिसाब। वो कहते नहीं, ये काम यहाँ नहीं होगा, आपको आपने आपकी मर्जी, आपने करना करो, नहीं करना मत करो। तो मैंने कहा चलो करते हैं, आए हैं तो अपना शौक तो पूरा करो। और सेवा समझ के हमने कर लिया वो। वाह। तो वो फिर मैं तकरीबन 1 महीना था उस शहर में। तो हर संडे को मुझे आधे घंटे की स्लॉट मिलती थी, तो वह कीर्तन करता था। जी। तो दिल्ली में भी मैंने, दिल्ली में भी कई गुरुद्वारों में मैंने कीर्तन करा। अभी जब भी ऑफर आता है ठीक है कर देंगे। जी। जी। घरों में लोग करवाते हैं कीर्तन, वहां कर देते हैं, क्योंकि अब तो धंधा ही यही है, पेशा बन गया अब। तो रोटी रोजी है, तो कमाना तो है ही ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है आपकी यात्रा यहाँ से शुरू होके और अब्रोड तक चली गई। और किसी कंट्री जी। में जाने का मौका नहीं मिला आपको? नहीं, और कंट्रीज में अब देखो, कोविड से पहले बातें तो चल रही थी। अब क्या, कोविड के बाद हालात, फाइनेंशियल हालात लोगों के बिगड़ गए। जी। तो अब किसी आर्टिस्ट को अगर बुलाते हैं कोई, तो उसमें काफी खर्चा इन्वॉल्व होता है। जी। तो मैं कंपैरेटिवली नया हूँ, और अभी जी। मेरी जी। इतनी घर घर बात पहुंची नहीं है, तो वो लोग थोड़ा पैसे लगाने से झिझकते भी हैं कि यार इतना जी। बजट हमारा हो जाएगा, वीजा होगा, म्यूजिशियन होगा, सब कुछ होगा, स्टे होगा, तो इतना खर्चा होगा, रिकवरी कैसे होगी हमारी, क्योंकि उनका तो काम है, बिजनेस है। तो जी। ऑफर है अभी, ऑफर है मेरे पास, कनाडा का ऑफर है, अमेरिका से भी ऑफर है। तो वो बात अभी बन नहीं रही।
तो क्योंकि सारे वो अपना हिसाब किताब लगा के देख रहे हैं जी कि कैसे बात बनेगी। तो देखो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जी। क्या होता है। खैर ये भी होगा, अच्छा ही होगा। और एक बात जी है कि जैसे जितने भी पंजाबी कलाकार सामने आए हैं, उनमें से जी ज्यादातर क्या है कि ये काफी आ, खुद ही अपना गाना लिखते हैं, कंपोज जी। भी खुद ही करते हैं, गाते भी खुद हैं, हम्म। सारा काम खुद ही कर लेते हैं। तो हाँ जी, ठीक है। आपका, हाँ जी। मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। हाँ, जैसे पंजाबी कलाकार हैं, उनके अंदर एक ये जी विशेषता और पाई जाती है कि वो खुद जी। ही गाना लिखते हैं और खुद ही गाते हैं, खुद ही कंपोज करते हैं, सारा काम खुद कर लेते नहीं, हैं। बड़ी अच्छी बात है वो। देखो, गाने लिखने के पैसे भी बचा लेते हैं, संगीत के पैसे भी बचा लेते हैं, है ना। तो उनकी इनकम 4 टाइम्स हो गई। और बड़े अच्छे अच्छा। कलाकार हैं पंजाब में, बड़े अच्छे अच्छे लिखने वाले हैं, गाने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, मेरा जो सब्जेक्ट है, वो बेसिकली गजलें हैं। और अगर अच्छा। मैं, मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये आती है, जब मैं गाने बैठता हूँ, अगर मैं उनको कहता हूँ ऑडियंस को कि मैं आपको आज एक नई गजल सुनाता हूँ, वो कह रहे नहीं नहीं, हम नहीं सुननी, हमें आप जगजीत सिंह की गजलें सुनाओ। बड़े भाई साहब की। तो हाँ, बड़े भाई साहब की गजलें सुनाओ, तो वो सुनने को राजी नहीं है। तो वैसे मैंने भी कंपोज करी है। गजल लिखना जो है, मैं थोड़े बहुत शायरी कर लेता हूँ, पर अभी मैं फुल टाइम शायर नहीं हूँ। मैं अपने हिसाब से अपने आप को खुश करने के लिए शायरी करता हूँ, जी और जी ठीक ठाक कर लेता हूँ, कोई जी। ऐसी बात नहीं है। तो अब वो कोई सुनेगा नहीं, तो मैं करके क्या करूँगा। मैंने दो तीन हम्म। कंपोज करी हुई हैं, प्राइवेट महफिलें होती हैं, वहां मैं गा लेता हूँ। जी पर जी। कॉन्सर्ट में पब्लिक के सामने अभी तक मुझे किसी ने भी दूसरी किसी और की गजल गाने की परमिशन नहीं दी है पब्लिक ने। बड़े भाई साहब की तो गाइए है ना, आपकी आवाज हाँ, काफी वो कहते नहीं मिलती नहीं है। नहीं। हाँ, आवाज ये ऊपर वाले की देन है, मेरा तो उसमें कुछ है नहीं, नहीं, कंट्रीब्यूशन मैंने मेरी काफी कुछ नहीं सुनी है, है खून यूट्यूब में के है। ऊपर आपकी, आपकी सुनी है गजलें हैं। तो जी। अगर मैं आंख बंद करके उसको सुन रहा हूँ ना, तो मेरे को पता नहीं लगता था कि आदरणीय जगदीश सिंह जी गा रहे हैं या आदरणीय करतार सिंह जी गा रहे हैं। बहुत डॉक्टर मिलती साहब, ये ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले की देन है, है। जी और शुक्र है उसका कि मुझे जी। इस लायक बनाया उसने। नहीं, अच्छा है, जी। बढ़िया है, अच्छा लगता है। अगर आपके आगे हो तो मैं कुछ नाम पढ़ दूं जो हमारे दर्शकों ने हाँ कमेंट्स जी, हाँ लिखे जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। हनीफ खान जी, गुड इवनिंग सर कह रहे हैं आपको। और जी, गुड इवनिंग। आप इस समय सऊदी अरब से आपके दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अरे वाह, और क्या बात है। दरअसल में भी आपके साथ उपस्थित हो गए थे, देख लीजिए, ये चूकते नहीं है। और जी गुरनाम जी सिंह जी का भी मैसेज है, एंजॉइंग दी जी सहज चर्चा विद सरदार करतार सिंह जी। गुरनाम सिंह जी ने जी ये मैसेज आपके लिए लिखा है। जी। शुक्रिया हनीफ जी जनाब, बहुत बहुत उनके शुक्रिया। मैसेज है, और उन्होंने भी जी आपको अच्छा पसंद किया है। सुनील जी सिंह जी सत श्री अकाल कह रहे हैं आपको। और जी इंद्राज बेरवाल राम राम लिख जी रहे हैं। और जी। अभी राम एक राम और जी। मैसेज आया है साहब राम वर्मा का, श्री गंगानगर से। जी। अरे देखिए। वाह, जाना पड़ेगा, गंगानगर जाना पड़ेगा। गंगानगर शायद जाना होगा मेरा, अच्छा शायद अच्छा। जाना होगा हाँ शायद, मेरे ख्याल जनवरी तक ओके। एक बात बन रही है वहां पे। जी 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 तो जी। देखते हैं। साहिब राम वर्मा जी का मैसेज मैं पढ़ रहा था। जी उससे पहले हमारी भी वो पुरानी बातें याद आ गई कि मेरे क्लास फेलो रहे हैं, कॉलेजिएट, जी साथ ही बड़े हैं। जी और साहब जी राम जी वर्मा जी उपस्थित हुए हमारी इस चर्चा में, बड़ा स्वागत है। और मेरे को बड़ी जी खुशी जी होती है, ये दोस्त जो है ना भाई साहब, ये जी। पुराने दोस्त जो है ना, ये बूढ़ा ही नहीं होने देते किसी को। सर, जिसके, ये तो दौलत है, यही तो एक दौलत है, जिसके पास दोस्त हैं उसको किसी चीज की कमी नहीं है। ये बूढ़ा होने ही नहीं देते, ओ, पता नहीं क्या कर रहा है। हाँ, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। इनका मैसेज ये था कि जगदीश सिंह जी इतने बड़े गजल गायक थे, इन्हें जी उनके साथ गाने का मौका नहीं मिला।
मौका किसे नहीं मिला? यही लिखा है इन्होंने कि इन्हें उनके साथ गाने मुझे का मौका मिला। शायद मेरी यही बात लिखा कर है, रहे हैं। शायद यही होगा। उसका जवाब ये है कि जब वो थे तो शुरुआत में जब वो प्राइवेट महफिलें करते थे, उन्होंने बहुत महफिलें करी हैं, प्राइवेट महफिलें, तो वो ऑडियंस को, सुनने वालों को सेटल करने के लिए मुझे कहते चले एक आध तू भी सुना। तो वो मैं उनको सेटल करने के लिए शुरुआती जो होती थी एक आध गजल वो मुझसे गवाते थे। तो ऐसी मैंने हम्म, कई महफिलों में कई बार गाया है। पर जी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सिंगर बनूं, तो ना उनके कभी ये दिमाग में बात आई थी कि यार ये ठीक गाता है, इनको इसको सिंगर बनाया जाए, तो वो हो नहीं पाया। उस वक्त क्या था, आलम ये था कि सुनने में इतने हम मगन हो जाते थे, इतने मस्त हो जाते थे कि कभी ये बात आती नहीं थी दिमाग में चले यार हम भी सिंगर बनते हैं। नहीं, अगर उस वक्त सोचा होता तो हो सकता है मैं बन गया होता सिंगर। हम्म। तो तो सबसे फिर पहली उन्होंने, प्रस्तुति करतार सिंह जी आपकी कहाँ हुई? है जी, सबसे सबसे पहली पहला स्टेज प्रोग्राम आपका कहाँ हुआ? सबसे पहला प्रोग्राम मेरा वही हुआ बॉम्बे में। सबसे पहला प्रोग्राम वही, हाँ, जो दोनों मैंने आपको भाइयों का, बताया, दोनों भाइयों का षणमुख अकेले का? नंदा हॉल में। नहीं नहीं, अच्छा, मेरा अकेले का, उनके जाने के बाद। नहीं, उनके साथ मैंने स्टेज पे नहीं गाया कभी। ओके। स्टेज पे जैसे कोई लुधियाना में जब रहते थे, हम लुधियाना में रहते थे तो वो प्रोग्राम करने आते थे लुधियाने, तो हम सुनने जाते थे, जाने नेचुरली है, सुनने जाना, तो स्टेज पे साथ बैठ जाते थे। तो हम्म, जैसे कोई आ गया, ग्रुप सॉन्ग आ गया, कोर्स आ गया, तो कहते चलो गाओ, तो हम बैठे होते तो हम गाते थे साथ। हम्म, तो या किसी गजल की एक आध लाइन गा दी। पर क्योंकि उस वक्त दिमाग में ये बात थी ही नहीं कि कभी सिंगर बनेंगे, तो इसलिए उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। हम्म, कॉलेज में गाता था मैं, कॉलेज में मैंने बड़े प्राइजेज वाइज जीते हैं, छोटे मोटे कंपटीशन भी जीते हैं, और फेस्टिवल होते थे, यूथ फेस्टिवल, उसमें जाता था, वहां भी मैंने इनाम जीते हैं। तो वो सब मैंने करा है। पर कभी दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि प्रोफेशनल सिंगर बनूंगा। वो हालात कुछ फिर ऐसे बन गए, वो भी जी, समझो, तकरीबन ये समझो कि तकरीबन 60 साल की उम्र में, आज की डेट में मैं 66 साल का हूँ, तो हम्म, 60 साल की उम्र में जाके ये सिंगर बनना सोचा। कभी अपने आप पे हंसी भी आती थी, यार क्या है 60 साल की उम्र में क्या बनोगे। फिर हम्म, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इतनी कर रखी थी कि उसमें लिखा हुआ था, ये दिमाग में था कि यार कोई उम्र नहीं होती, कुछ नहीं भी करना है होती। उसकी उसकी उम्र नहीं होती, इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ए नंबर गेम। जी जी। हाँ जी, कुछ नहीं आप कर सकते, आपके आपने ठान ली तो आप करके रहोगे, तो वो ठानी हुई है आप कि थोड़ा सा भैया दो ये एक करना साल ही है। छोटे हैं मेरे से, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं उनसे 14 साल छोटा हूँ। नहीं, मेरे से। अच्छा, मैंने आप बताया मेरी 66 साल की उम्र है, हाँ, मैं, अब 67 का हो जाऊंगा। हाँ, आपके जो है, जी, बस अपना दो एक साल का ही फर्क आप है, मुझसे ज्यादा नहीं है। बड़े आप इतना मुझसे बड़ा, बड़े हैं। हाँ, थोड़ा सा बड़े ठीक हो, हैं। चलो आपको प्रणाम। तो हमारा तो आशीर्वाद बना रहेगा। और आपने आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल 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 बना रहेगा जी। और कोई दो एक साल का कोई ज्यादा अंतर मान्य नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। जी और जी इन्होंने साबराम जी ने लिखा है कि मैंने यही पूछा था कि करतार सिंह जी का जी, और दोनों का एक साथ स्टेज पर हुआ है या नहीं प्रोग्राम। तो उसका रिप्लाई आपने नहीं नहीं हुआ, दे ही दिया था। नहीं हुआ, आप कभी नहीं आगे हुआ। तो लिख दिया कि रिप्लाई मिल गया मेरे को। जी 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 और ब्रिजलाल कोकना जी और सुनेंद्र सिंह जी भी कमेंट जी लिख रहे हैं। सर, जी किस्मत से आपके दर्शन हुए, कुछ जी। कुछ तो सुना दीजिए जरा सा प्लीज। ये सुनेंद्र सिंह जी का आग्रह है आपके लिए। हम्म और हम्म डॉक्टर चरणजीत सिंह जी भी उपस्थित हो गए हैं, देख तो रहे हैं, कमेंट जी जी आया है। और इनके वचन आए हैं कि बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है हमें। जी धन्यवाद आप। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा आपको जी। इतनी अच्छी रिस्पांस मिल रही है। नहीं, जी अभी तो चलती रहेगी ये तो। जैसे जैसे लोग प्रोग्राम देखते जाएंगे, बाद में भी देखते रहते हैं। ये को ऐप के जी ऊपर भी रहेगा, ट्विटर पे भी रहेगा, मेरे जी फेसबुक पेज पे तो है ही।
और जी जी वार्ता भी है, यूट्यूब के जी ऊपर भी जाएगा ये प्रोग्राम। सभी 5-6 जी प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर जाएगा जी ये। तो हम्म दुनिया देखेगी, जैसे जैसे टाइम मिलेगा उनको जी देखेंगे। तो जी जी। अब अ, ये तो आपका हुआ, इसके अलावा आपकी कोई रुचियां हैं, रही हैं? रुचियां, रीडिंग का बड़ा शौक था, रीडिंग, बहुत ओके। किताबें पढ़ता था मैं पहले। अब तो दिल ही नहीं करता पढ़ने को। अब जब कभी फुर्सत मिलती है तो संगीत में जाता है सारा टाइम, और कुछ समस्याएं हैं वो भी मेरा टाइम काफी लेती हैं। तो पढ़ने का अब बहुत कम मौका मिलता है, बहुत ही कम। और ऑनेस्टी, ईमानदारी से बता रहा हूँ, पढ़ने को मन भी नहीं करता। जी। पहले रोज रात को सोने से पहले आधा पौना घंटा रीडिंग करनी ही करनी है। तो अब वो बात नहीं है। अब हम्म। सोने से पहले संगीत का कुछ करना है, सुनना है, या कुछ रिकॉर्ड करना है, या कुछ कंपोज करना है, तो वो सोने से पहले आजकल ये काम होता है। जी। रीडिंग ऑलमोस्ट छूट गई है। जी। अब बहुत कम रीडिंग होती है कभी कभार। हम्म। तो जो समय जी। आपका बच जाता है उसके अंदर आप ये सारे कार्य संपादित करते हैं। और आज जी, जी, बोलिए। बस यही, सुबह सुबह उठते हूँ, सुबह उठते थोड़ा रियाज करते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठ के हम्म। 4 साढ़े 4 उठ जाता हूँ मैं, थोड़ा रियाज करते हैं। रियाज करके फिर अपना नहाया धोया, खाना पीना करा, कुछ पाठ पूजा करी। उसके बाद फिर ध्यान जाता है अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उसको उसका निपटारा होता है। बाहर चले गए प्रॉब्लम के चक्कर में या किसी चक्कर में, लंच पे घर आ गए तो ठीक है, नहीं तो जब आए आके अपना खाना पीना करा, थोड़ा आराम करा अगर फुर्सत मिल जाए तो। उसके बाद फिर कुछ टीवी देखा। एक दो चीजें देखता हूँ मैं टीवी पे। तो जैसे? क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट का शौक है। अच्छा। तो वो मैच वैच देखते हैं, और वो थोड़ा अच्छा, मतलब अपनी रोज की समस्याएं जो होती हैं, हाँ, और उससे एक अच्छा आपको आपको एक राहत मिलती है। क्रिकेट अच्छा। देख लेते हैं, रेसलिंग आती है को, रेसलिंग का बड़ा देखने का शौक है, अच्छा, वो देख क्रिकेट लेते हैं। खेलने का नहीं, ये देखने का शौक है? खेला तो मैं जिंदगी में एक बार हूँ क्रिकेट, सिर्फ एक बार। देखने का बड़ा शौक है, नॉलेज भी काफी है क्रिकेट के बारे में। अच्छा, 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 तो अच्छा। शौक बड़ा है। हम्म। तो बस ये दो तीन शौक है, अपने ज्यादा शौक नहीं है। बाकी ये है कि ठीक ठाक अच्छे कपड़े पहनो, ठीक ठाक हम्म। खाओ, पौष्टिक खाओ, और थोड़ा अपने शरीर शरीर को ठीक रखो, आवाज को ठीक रखो। आवाज में क्या है, मेरे थोड़ी सी कुदरती प्रॉब्लम है आवाज में, मेरे गले में। मैंने काफी मतलब कोशिश करी है, मेडिकल एडवाइस भी ली है कि चोक हो जाती है मेरी आवाज ना, हो सकता है रियाज की कमी हो। तो हम्म। डॉक्टर्स ने तो मेरे कुछ गले में ऐसी कोई प्रॉब्लम ढूंढी नहीं। वो कह रहे नहीं, आपका गला परफेक्ट है। तो ले दे के बाद फिर वही आती है कि रियाज की थोड़ी कमी हाँ है। जी। हाँ, तो वो हमारे समझ आती है बात। हमारे आकाशवाणी क्योंकि जो सूरजगढ़ के इंजीनियर देख रहे हैं जी आपको। जी जी आकाशवाणी सूरजगढ़ के इंजीनियर भी देख रहे हैं। नाम है जी आपका देवेंद्र रोकना जी। ये भी मेरे जी बहुत अच्छे सहयोगी रहे हैं तो जी इंजीनियर। जी। मैं नेचुरोपैथी में जो वो फ्री सेमिनार करता था स्कूलों स्कूलों में, ये मेरे हमेशा अरे वाह। साथ रहे हैं, हमेशा साथ रहे जी हैं जी मेरे जी। साथ। तो और आप मुझे कुछ गले के बारे में बताइए, कुछ बता गले का देंगे, अपने बाद हिसाब में बात किताब कर बताइए। देंगे। हाँ, जी जी कोई नहीं। और देवेंद्र जी के बाद डूंगर राम मेघवाल जी भी जी आपको जय भीम सब लिख रहे हैं। और प्रेम मंडा जी जी, प्रेम मंडा जी संग्रिया में जी विराजते हैं। और ये बहुत ही जी अच्छे सोशल वर्कर हैं। वृक्षारोपण, गाय की सेवा, और जी बहुत सारी मतलब कि इनके काम हैं। और जी इनकी धर्मपत्नी जो है योग भी करवाती है, बहुत सारी महिलाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, सेवा भावी जी जी। परिवार। वाह और भोला वाह। सिंह सग्गू कह रहे हैं, जी सर जी ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ। तो भोला हम्म सिंह जी आपका नाम तो आ गया है, ज्वाइन तो हो ही गए हैं आप। और हनीफ हम्म खान जी का एक
आग्रह आया है सर, जी अगर आपको पसंद आए। जी, फरमाइए। इनका कहना है कि सर दो लाइन है, दो लाइन है, वो कागज की कश्ती, सुना दीजिए। हम्म। हाँ वैसे ही गुनगुना दीजिए। हाँ जी। नहीं, देखो, आग्रह क्या, हुक्म हुआ है तो सुनाना पड़ेगा, तो वो जरूर सुनाते हैं आपको। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, वाह। मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत जी बढ़िया। शुक्रिया। हाँ अब मेरे आ, ये जो हमारी डिबिया रखी है सामने मोबाइल, इसके टेक्निकल एडवाइजर हैं मेरे लक्ष्मण जी भारतीय। आप जी रायसन नगर में विराजते हैं और पंजाबी शिक्षक हैं, तो ये मेरे को जी समय समय पर ये टेक्निकल जानकारी देते रहते हैं। उन्होंने भी जी आपको बहुत अच्छा लिखा। और राकेश जी गंगपाटिया आपको कह रहे हैं कि जी बहुत गुड। और डॉक्टर जी चरणजीत सिंह जी का मैसेज आया है कि आपने जो दो लाइनें गुनगुनाई हैं आनंद आ गया है। अनीब खान जी जी जी, कहते हैं कि शुक मैं बहुत खुश हुआ, वाह शुक्रिया वाह क्या बात है। लक्ष्मण शुक्रिया भाटी जी शुक्रिया। कहते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। और मेरे जी मेरा भी क्लास प्रणाम। राम वर्मा जी कहते हैं कि जी वाह आनंद आ गया, बहुत अच्छा है। और जी डूंगरराम मेघवाल जी भी कह रहे हैं कि वाह सर जी बहुत ही शानदार। तो और मैसेज आएगा मेहरबानी जी, बहुत बहुत तो मैं आपको थोड़ा ब्रेक जी दे जी करके उनका नाम पढ़ दूंगा। जी पहले ये थोड़ी सी व्यवस्था हो नहीं पाई थी, ये हमने जो ये चेंज किया है ना, जो लुक, जी पहले क्या जी। कि फोटो हमारी ऊपर नीचे आती थी दोनों जनों की, अच्छा जी। जैसे सवाल भी करता था ना, ऊपर और नीचे आती थी, आप में नीचे और आप में हम्म, ऊपर। तो अच्छा जी। अ, रावत सर के हैं, सरदार जी जी अ, जी राजपुरी जी, वो मेरे साथ जी सहयोग करते हैं, छोटे सवाल पढ़ते हैं वहाँ के, मैं यहाँ से जवाब देता हूँ। तो जी। अ, लक्ष्मण भाटी जी ने ही ये व्यवस्था करवाई है कि आपकी फोटो दोनों के बराबर में ऊपर रहे। अरे वाह, मेरी तरफ से उनका धन्यवाद कीजिए। और भोला सिंह जी जी कह रहे हैं कि नो ज्वाइन नो साउंड जी। देखिए सर जी यहाँ तो सब ठीक ठाक है, आप तक आवाज सही पहुंच रही है, आपके मेरे पास पहुंच रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अनिल जी कह रहे हैं कि आनंद आ गया गुनगुनाना सुन करके। आदर्श विद्या मंदिर जयसिंदर से कह रहे थे कि वाह बहुत सुंदर। कीर्ताराम जी सुद्धा राम राम कह रहे हैं आपको। और सोनेन्द्र सिंह जी कह रहे हैं सर आप मुलट्ठी और जी मिश्री जी और काली मिर्च जी बराबर लेकर के हर रोज दूध में उबाल कर पीजिए। जी। नहीं, आजकल मलट्ठी, ये काली जरूरी मिर्च और है। मिश्री तो मैं दूध में तो नहीं लेता, पर मैं ये लेता हूँ, मलट्ठी, काली मिर्च और मिश्री। इसका सेवन मैं करता हूँ, पर दूध में नहीं करता। आपने बोला दूध में कीजिए, तो दूध में कर लेंगे, नो सर दूध में जी, उबाल के पी लेंगे। एक और जी खुशखबरी आ गई टूटियर से, जी हनीफ खान जी की। उनका कमेंट जी आप तक पहुंचाना चाहूंगा। कह रहे हैं कि मैं जी उस्ताद फतेह मोहम्मद जी तबला जी। वादक हाँ जी। श्री गंगानगर वाले जी। मेरे दादाजी हैं। अच्छा जी, वाह। हम्म। दादाजी हैं गंगानगर। जी कितना जी है? जी। बुद्ध राम जी वाह, भी क्या राम राम बात है। कर रहे हैं आपको। और जी गणपति जी भी कह रहे हैं कि जी बहुत बराबर सही आ रही है। और जी। इंद्रपाल भम्बू भी राम राम कह रहे हैं आपको। जी। अब हम सबको मेरा भी आगे, राम राम प्रणाम। हाँ जी जी, अब आपकी बात आगे बढ़ाएं। जी।
जी। तो अब स्कूल कॉलेज के जो पुरस्कार थे उनकी चर्चा आपने की, और गायन में भी जी आपने कहीं कोई पुरस्कार वगैरह आपको मिले हैं तो उसका भी जिक्र कर दें। नहीं, गायन में भी मिले हैं, गायन में भी मिले हैं, गायन गायन का भी मैंने, जब मैंने ये इतनी बात बोली थी कोई इनाम मैंने भी जीते हैं, तो वो गायन में ही थे। जी जी तो जी। अच्छा। उसके अलावा पढ़ाई में भी मिलते थे। पढ़ाई में मैंने अपने तकरीबन बीए तक मैंने स्कॉलरशिप लिया है। ओके। फॉर्म मतलब 5वीं क्लास से लेके बीए तक स्कॉलरशिप मिलता था मुझे। वो अच्छा। क्या होता था, जब हम गए पंजाब में नए नए शिफ्ट हुए ना, तो एक वहाँ एग्जाम होता था, जो सिर्फ 5वीं स्कूल क्लास में जो पढ़ते थे बच्चे, वो सिर्फ वही अपीयर हो सकते थे। तो ओके। उसमें 3 सब्जेक्ट शायद होते थे, 3 या 4 सब्जेक्ट, मुझे याद नहीं अभी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता था सब्जेक्ट, वो होता था मैथमेटिक्स। हम्म। अगर उसमें आपने 50% से ऊपर ले लिए, वो 50 या 60% जो भी होता है, मुझे ध्यान नहीं है अभी, तो आपको स्कॉलरशिप मिलता। वाह। इंग्लिश होता था, पंजाबी होती थी, एक सब्जेक्ट और होता था। तो बाकी जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते थे, वो इंग्लिश पंजाबी और 3 सब्जेक्ट तो क्लियर कर लेते, मैथ में आके फंस जाते थे। हाँ, ये। वहां वहां फेल हो जाते थे वो। हम्म। तो वो मैंने क्लियर करा, मैंने मैथ का क्लियर कर दिया, तो मुझे स्कॉलरशिप मिला। हम्म। वो स्कॉलरशिप था 144 रुपए साल के, 12 रुपए महीना। ये अच्छा मैं अच्छा। बात कर रहा हूँ 1965 की। हम्म। 1965 की बात है ये। बहुत तो बड़ी 12 रुपए राशि। बहुत होते थे। बहुत होते थे। हाँ जी। तो जब सबको बड़ी खुशी हुई घर में, तो फिर हमारे पिताजी कहते, नहीं, ये तुम्हारी कमाई है पहली, तुम एक काम करो, तुम पैदल स्कूल जाते हो, साइकिल ले लो। अच्छा जी। तो 90 रुपए में साइकिल लिया। अच्छा जी। 90 रुपए, एवॉन का साइकिल। एवॉन वाह। कंपनी थी, लुधियाने में है। लुधियाने में 3 4 कंपनियां हैं जो साइकिल बनाती हैं। तो ग्रेआउंड थी, एवॉन थी, तो एवॉन का A1 जिसको बोलते हैं, वो बड़ा चला हुआ था ब्रांड। तो उसका हम्म। 90 रुपए का साइकिल लिया, और 7 8 रुपए की एसेसरीज जो होती हैं, घंटी लगवाई, टोकरी लगवाई, हाँ जी, और लाइट लगवाई, ये सब चीजें करके, तो वो साइकिल लिया। फिर हमने साइकिल पे जाना शुरू करा स्कूल। तो मेरे ये था पिताजी वो। ने उसके मेरे बाद क्या पिताजी था, की बात उसके याद बाद एक, करवा दी आपने। हाँ जी, तो उसके बाद क्या है कि पिताजी ने पंजाब भी पंजाब मेरे को खुद पंजाब में। कहा, मेरे पिताजी ने भी जी मेरे को खुद कहा कि बेटे साइकिल ले लो, मतलब महंगी बहुत है। जी। कहते कि अपने पुरानी ले लेते हैं। हाँ जी। तो वो साइकिल वाली दुकान पे गए तो उन्होंने कहा कोई पुरानी साइकिल निकालो। कहता है कि जी सरदार जी ये साइकिल ठीक रहेगी बच्चे के लिए, जी। आ, ये मैं ठीक ठाक करके आपको दे देता हूँ। तो कितने की है? हम्म। कहते 30 रुपए की। जी। 30 रुपए की। कहता कि इससे हाँ। वो और भी तो ये सारा सेटमेंट करेगा, ये करेगा वो करेगा। कहता है कि 5 रुपए, हम्म। कुल तो 35 रुपए में 35 रुपए बना। में काम हो गया। मेरे को तो हाँ, यूं लगा 35 जैसे रुपए मेरे को काम तो हो हवाई जहाज मिल गया हो। गया। अजी, मैं बता रहा हूँ ना, वजीफे और के, सर वजीफे के। मजेदार बात जो मेरे को अपील की, जब उन्होंने उसकी जी पूरी सफाई कर दी ना, नहा धुआ के तैयार कर दिया, तो उन्होंने जी। मेरे को कहा कि बेटा तू पढ़ता है ना? मतलब हाँ। बेटा जी हम्म। ये देख क्या लिखा है, इसको पढ़ो। क्या उसमें खुदा होता था ना? हाँ जी, कैरी हाँ जी, हाँ जी। खुदा होता था। कहता कि बेटा ये जी। पढ़ क्या है, तेरे पापा जी ने तेरे को क्या ला के दिया? मैं तो हम्म। देखो दिखाओ। देखा लिखा हुआ था मेड इन इंग्लैंड अरे उन्नीस सौ वाह, इकतीस वाह। ब्रांड क्या तो था, ग्राउंड? ये पता नहीं कौन सा था। नाम हाँ। नाम तो अच्छा कोई जी। पता नहीं। हम्म। हाँ जी। तो बड़ा अच्छा लगा, मेड इन इंग्लैंड, और 1931 की बनी हुई थी। इतना ही लिखा हुआ जी था, खुदा हुआ था। बड़ी खुशी हुई। अच्छा, अब वो जैसे मान लो खराब प्रूव हो गए, लेकिन अभी तक वो मैंने अपने घर में जी। ही रखी हुई है। अच्छा, अभी भी है? हाँ अभी भी। अरे क्या बात है। उसको मैं खोना नहीं एंटीक चाहता। होगी अब तो, विंटेज हो गई अब तो, विंटेज गाड़ी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब एकदम वैसे टंगी हुई हाँ जी। है ना? मैंने कहा इसको जी। खराब नहीं करना गाड़ी को, ये मेरे लिए अनमोल नहीं धरोहर है। नहीं, बिल्कुल बचपन का साथी है वो।
बिल्कुल बड़ी खुशी हुई थी। तो अब अपने आदरणीय करतार सिंह जी, जी आप, जैसे कि अमूमन होता ही है कि एक बात जो मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी, मेरे जी मन में आई एक बात है तो मैं आपसे शेयर करूंगा। मंजूर जी अली जी आप राम राम लिख रहे हैं, प्रवीण बिश्नोई जी भी राम राम लिख रहे हैं, इंद्रपाल भांबू जी इस और गणपत राम जी भी आपको सादर सबको नमस्कार। मेरी राम राम जी, जी सबको हाँ। मेरी भी और राम बाद राम में जी। इनके कमेंट जो है बाद में लाइक कर देना और जी रिप्लाई भी दे देना बाद में, कार्यक्रम खत्म होने के बाद में। उनको जी भी जी खुशी, उनको भी बड़ी होगी कि सरदार करतार सिंह जी ने देखो हमारे कमेंट लाइक किए हैं, हमें रिप्लाई की है। जी तो उनके लिए ये जी ग्रहण हो जाएगी आपकी तरफ से, पुरस्कार हो जाएगा। जी तो मैंने जो जी कुछ वीडियोज आपकी देखी, जी आप स्टेज पे आ रहे हैं, बड़े आराम से आए, जी तो अपने आराम से बैठ गए। जी नहीं तो क्या है कि जैसे प्रेजेंट करते हैं जो भी गजल गायक वगैरह, वो अपना एक जी विशेष परिधान पहन के आते हैं, जी जैसे शॉल वगैरह, और अपना एक सेटअप गेटअप उनका एक होता है। आपका कुछ जी भी नहीं, आप ऐसे आए बैठ गए और अपना गाना शुरू कर दिया। ये क्या कला है वही तो मेरा आपकी? काम है, वही तो काम होता है, वही तो काम करने आया हूँ मैं। जी। सॉरी। बाकी रही परिधान की बात, वो क्या है कि जब आपका थोड़ा नाम हो जाता है तो फिर आपको लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो फॉलो करना कर देते हैं तो उसमें आपके सब चीज देखी जाती है। आप कपड़े कैसे पहनते हो, आपके बाल कैसे हैं, सरदार तो पगड़ी कैसे बांधते हो, दलेर मेहदी साहब वो एक बांधते हैं यहाँ पे, पट्टी लगाते हैं चमकदार, तो उनका काम ऐसा है। ठीक है। तो एक सज्जन है, वो मतलब पगड़ी बांधते हैं, बाल खुले रखते हैं, तो एक कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं अट्रैक्शन के लिए। अटेंशन के लिए। तो देखो, मैं गुस्ताखी माफी चाहता हूँ इस बात की कि मैंने इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वाह, मैंने सिर्फ अपने गाने की तरफ ध्यान दिया। क्या मैंने बात है। कहा गाना अच्छा होगा तो ये सब बातें पीछे रह जाएंगी। हम्म, उनकी क्या मजबूरी है, वो क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। एक ट्रेंड बन गया है, अब एक फैशन बन गया है, क्योंकि लोगों का ध्यान खींचने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको अपना काम आता है, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको अपना काम आता है, अपने काम से लोगों को प्रभावित कीजिए। ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट, मैं मेरा मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ लोगों की नजरों में, पर मेरा ये हम्म, मानना है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। हम्म, आप सच धज के आगे बैठ गए, ये कर लिया वो कर लिया, बाल वाल भी बना लिए, पगड़ी बड़ी शानदार बांध ली रंग बिरंगी, और ये वो, और उसके बाद गाना आपका बिल्कुल निकम्मा है, तो आप क्या करोगे बताओ मुझे। हम्म, 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 आपका मेन मकसद क्या है, आपका मेन काम क्या है? गाना आपका काम है। अगर आप सिंगर हो तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है गाना, बाकी सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। हाँ, लोग अगर भी आपका इस चीज गाना की अच्छा नहीं होगा, बड़ी कर जाते हैं। हाँ, नहीं वो सही ठीक कह है, रहे हैं। उनको सूट करता है करें, हमें मुझे कोई एतराज नहीं है, देखने में अच्छे लगते हैं करें। हम्म, पर मेरा क्या, मैंने ये भाई साहब से ही बात सीखी है कि जो सिंप्लिसिटी होती है, सिंप्लिसिटी, सच्चाई, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप उनको देखिए, वो भी कुर्ता पजामा पहन के बैठ जाते थे। हम्म, जबरदस्ती लोग कहते नहीं आपने शॉल नहीं, कहते क्या करूंगा शॉल, गर्मी लगती है। स्टेज पे बैठ के तो गर्मी लगती है यार, शॉल कोई देता भी उतार के रखते थे साइड में, समझिए। जी, जी। तो वो कभी इन चीजों में नहीं पड़े। तो वही बात हमने भी उनसे सीखी है। उनका यही कहना था, कहते नहीं जो सिंप्लिसिटी होती है, सिंप्लिसिटी आपको बहुत आगे तक लेके जाती है, आप हर आदमी के साथ कनेक्ट करते हो। कोई रईस आदमी बैठा है, कोई बिल्कुल नीचे का आदमी बैठा है, सब वो सोचेंगे अरे ये बंदा तो देखो कितना कितना सिंपल है यार। तो सबके लिए कुछ ना कुछ होता है अगर आप सिंपल हो तो। अगर आप बन ठन के आ गए, बड़ा
आपका ताम झाम कर लिया, बड़े चमकारे, लाइटें वाइटें पड़ रही हैं। तो एक मान लो गरीब आदमी है, कोई सुनने वाला आ गया बेचारा शरीफ आदमी, तो वो तो समझेगा यार ये तो बहुत बड़ी ऊंची चीज है, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं इसको अफोर्ड कर सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं ये मेरी अपनी राय है, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, पर मैं अपने काम की तरफ ध्यान देता हूँ। कपड़े मैं उतने ही पहनता हूँ जितने जरूरी। मैं तो पैंट शर्ट पहन के भी गा लेता हूँ, कोट पहन के भी गा लेता हूँ, कुर्ता पजामा भी पहनता हूँ, जी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता। मेरा मेन मोटिव जो है, मेरा मेन जो काम है गाना है, और मैं सिर्फ गाने की तरफ ध्यान देता हूँ। नहीं, जी बिल्कुल सही बात है। वो मेरी बात भी आप उससे सहमति प्रकट कर रहे हैं। मेरे मन में जी, भी रहता है कि नाम से कुछ नहीं है, काम होगा तो नाम अपने आप हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल। काम करते रहिए, बाकी वो सारी देखेंगे अगर काम वैसे ही पसंद करेंगे नहीं, लोग फिर। डॉक्टर साहब अगर काम नहीं चला तो फिर हम भी यही करेंगे। फिर हम भी उल्टे सीधे कपड़े सिलवा के बाल खोल लेंगे, पीछे पोनी टेल कर लेंगे, करना पड़ेगा फिर। दाढ़ी वाह वाह। तीखी सी रख लेंगे, दाढ़ी ट्रिम करके ऐसे कर लेंगे, उसका ठीक है ना। ऐसे- हाँ, तो मैंने इसलिए तो तो नहीं रखी। अब नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने पहले बोला मैं किसी को अवेंड नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मैं गुरबानी भी करता हूँ, कीर्तन करता हूँ। तो अब चलो, लोग घरों में कीर्तन करने के वहां तो चल जाता है जैसा मर्जी हो, ठीक है। अगर आप गुरुद्वारे में जाते हो तो वहां कुछ मर्यादा होती है, आपको पता है। तो मर्यादा का आपको पालन करना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि लोगों को जो एस्टेब्लिश्ड रागी हैं, जो हाँ जी, माने हाँ हुए रागी हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है कि यार ये दाढ़ी बांध के आ गया गुरुद्वारे में कीर्तन करने। उनको बड़ी जी। प्रॉब्लम होती है कई लोगों को। तो हाँ वो वही तो कई इसलिए लोग नहीं हाँ बोलते कुछ नहीं है, पर उनके चेहरे से पता चल जाता है। कई लोग पसंद नहीं करते, वो कहते हैं गुरुद्वारे में आए हो तो वही कुर्ता पजामा और गात्रा पहन के आओ और दाढ़ी खुली रखो। मैं वो नहीं करता। मैं मन से गुरसिख हूँ, मन से गुरसिख हूँ। मैं दिखावा विखावा नहीं करता। किसी को पसंद आए चाहे आए, नहीं आए तो ना आए, मेरी नहीं, सेहत ये पे कोई तो असर नहीं है। हाँ, ये सहजता है जी आपकी। और सुरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि आपकी सादगी को प्रणाम कर रहे हैं सर। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। और प्रेम मंडा जी, जो अभी मैं चर्चा कर ही चुका हूँ, ये कहते हैं जी सर, काम बोलता है आदमी का, वो आप कर ही बिल्कुल, रहे हैं। काम बोलता है। और हनीफ खान जी ने एक बहुत बड़ी बात लिख दी कि जी आपका जो लुक है वो ऐसे जी। लग रहा है जैसे गुरु जी का जैसे लुक होता है ना, इस तरीके का लग रहा है। अरे नहीं, गुरु गुरु कुछ नहीं, मैं सीधा साधा आदमी हूँ। देखिए, उनके विचार हैं अपने बच्चों के। हाँ, और नहीं नहीं, मन की वो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं बिल्कुल सीधा साधा जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। दो रोटी कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, सही कह रहे हैं करतार सिंह जी कि जी आदमी 12, 13, 14 घंटे काम करता है 2 जून की रोटी कमाने के लिए, तो करता ही है। पहली जी। प्राथमिकता तो यही है हमारी। और नहीं, हमारे दूसरा पिताजी भी हमारे बहुत सिंपल थे, आपको शायद पता नहीं है। पूरी देखो, उन्होंने जब अपनी सर्विस शुरू करी तो अंग्रेज थे उन दिनों में। 41 की बात है, जब उनकी नौकरी लगी पक्की पीडब्ल्यूडी में। जी जी। तो पूरी जिंदगी उन्होंने अपना चूड़ीदार पजामा और कुर्ता पहना है, वाह। और वो भी क्या, खादी का। हाँ। खादी का, कोई सिल्क नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नायलॉन नहीं, कोई टेरिलिन नहीं, कुछ नहीं। जी। खादी का कुर्ता पजामा, चूड़ीदार पजामा कुर्ता, ऊपर एचकन सर्दियों में, वो भी खादी ग्राम उद्योग से लेनी, हाँ या जी। वहां से कपड़ा लेके सिलवानी। हम्म। और जब उनको फुर्सत मिलती थी, अपने कपड़े खुद सिलते थे। वाह, क्या बात है। ये थी उनकी सादगी। हम्म। और अब मुझे पता नहीं है कि उनके जमाने का कोई गंगानगर में कोई शख्स है, मुझे नहीं मालूम। पर
मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, और बाद में जो लोग बातें बताया करते थे कि हमारे फादर का रुतबा था एक शहर में, तो कोई भी उनकी बात टालता नहीं था। रिटायर्ड वो एसडीओ हुए पीडब्ल्यूडी में, और कभी कोई गलत काम नहीं करा। और जैसे मुझे याद है कि एक बार वो सरकारी जीप मिली हुई थी, तो वो घर पे लेने आ गई, हम्म। तो उसको डांट दिया पकड़ के। कह रहे तू लेने क्यों आई, ये सरकारी काम के लिए रखी हुई है, तू यहाँ घर क्यों आया मेरे मेरे पास है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल था उनके पास, इंडियन, वो पुराना बड़े बड़े हैंडलों वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। उस पे जाया करते थे, ऑफिस उस पे जाया करते थे, वहां उस पे खड़ा करा। उसके बाद जो सरकारी काम है वो जीप में जाओ, सर्वे करना है कि साइट पे जाना है तो जीप में जाते थे। तो इस बात को लेके जो, जब उनका जॉब शुरू हुआ विद इन 2-3 इयर्स, तो एक गोरा इनका बॉस था, गोरा ऑफिसर। उसने देखा यार ये तो बहुत मेहनती आदमी है। उसने देखा एक बार कड़क धूप है, अब तो पता है राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ती है, तो कड़क धूप। तो इन्होंने सर पे पगड़ी के ऊपर गीला कपड़ा रखा हुआ, पानी से भिगो के, ऊपर छतरी ली हुई, और साइड पे खड़े हुए काम करवा रहे हैं वाह। खुद, बिल्कुल। तो वो गोरे ने देखा, अंग्रेज ने, वो बड़ा इम्प्रेस हुआ। तो उसने कहा इनकी सैलरी क्या है। उसने पूछा, कहता ये आदमी बहुत मेहनती है, और मैं देख रहा हूँ कि कितनी मेहनत कर रहा है, अपने काम के प्रति कितना ये डेडिकेटेड है, क्या सैलरी है इसकी। तो उन्होंने बोला जी 30 रुपए। हम्म। उन दिनों 30 रुपए सैलरी थी। बहुत होती करे थी नहीं, उस टाइम पे। 60 रुपए, 60 रुपए करो, डबल कर दो। अच्छा। कहते ये वाह। आदमी डिजर्व करता है, हाँ जी, ये आदमी डिजर्व करता है। हम्म। तो वो जो सैलरी थी वो डबल हो गई। तो ये हम्म। उनका काम के प्रति लगाव था। और सिंपल, बिल्कुल खाना पीना सिंपल, वेजिटेरियन। और कपड़े आपको बताया खादी पहनते थे। तो ये बातें सब में आई, हमारे पूरी फैमिली में, पूरे बिल्कुल आपको। परिवार में। बिल्कुल। दिखावा नहीं है हमारे पास, शो ऑफ नहीं करते, जो है सो हम्म। है। जो मैं हाँ। हूँ, टेक मी एज इट इज, एज आई एम। हम्म। ठीक है ना, बिल्कुल। नहीं पसंद तो वो छोड़ ज्यादा दो। पसंद है। सही बात है आपका। जी, आपने पहले जी। कहा था कि जैसा हम रहेंगे वैसा लोग पसंद करने लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी रूप में पसंद करने लग जाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल, तो बिल्कुल। बाकी का जो है ना, ये बाहर का जो गेटअप है वो थोड़ी देर के लिए प्रभावित करता है आदमी को, इसमें कोई शक नहीं जी, है। लेकिन थोड़े टाइम के लिए करता है। जी, जल्दी करता है लेकिन थोड़े टाइम के लिए करता है। और जो ओरिजिनलिटी है वो धीरे धीरे करती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैं आदरणीय करतार सिंह जी एक बेनती करूंगा कि आप कोई, वैसे तो सारी दिल की बातें आपने दिल खोल करके बताई हैं, कुछ छुपाई नहीं है। फिर भी जी, कोई जी। अगर कोई बात कहने से रह गई हो या कोई अपनी चर्चा में नहीं आई हो जो आप कहना जरूरी समझते हैं, तो स्वागत है आपका। नहीं, आप बताइए, आप नहीं, पूछिए जो जो आपके पूछना है। मन में कोई रह गई हो बात जरूर बताएं। नहीं, मन में बस यही बात है कि बस अपने काम के प्रति आप सिंसियर हो जाओ। उसको, काम को, काम एक पूजा है आपकी, जैसे आप भगवान की पूजा करते हो वैसे काम की पूजा करो। काम की पूजा करोगे तो भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। वाह। बहुत बढ़िया। तो काम को सीरियसली लो, काम की तरफ ध्यान दो, अच्छा करो। अ, जानबूझ के किसी का दिल मत दुखाओ। हम्म। और भगवान तो हर इंसान में बसता है, जर्रे जर्रे में, कण कण में भगवान है, जैसे हम कहते हैं। तो इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस इंसानियत को जो है, इंसानियत, इंसान को इंसान समझो। ये नहीं है कि यार ये पता नहीं क्या है, ये क्या चीज है, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ। अगर ऐसी ऐसी बातें मन में आएंगी तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। जी जी तो जी। क्या बात। आपके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है। मैं अगर आपकी इंसल्ट करता हूँ, बेइज्जती करता हूँ, मैं भगवान की बेइज्जती कर रहा हूँ। क्या तो बात अगर है, आप कुछ बहुत। बुरे शब्द भी कहने हैं तो सोच समझ के बोलिएगा। हम्म। और अपनी तरफ से यही कोशिश कीजिए कि जानबूझ के किसी का दिल मत दुखाओ। वो अगर आप किसी का दिल दुखाते हो तो आप भगवान को नाराज करते हो, मेरा ये हम्म। मानना है। आदरणीय करतार सिंह जी, आपने अम,
समय निकाला हमारे लिए। हम आपके आभारी हैं। और जितने भी हमारी जी दर्शकों की टीम है हमारे सामने रूबरू रही है, बाद में भी जी देखेंगे इस कार्यक्रम को, जो लाइव भी देख रहे हैं और जिन्होंने जी कमेंट भी किए हैं। और अगर जी चर्चा में चलते, क्योंकि थोड़ा लैपटॉप में थोड़ी सी गड़बड़ आ रही थी, ऐसे जी में कमेंट पढ़ने के लिए पास में रख लिया था, जिसने पढ़ पाया मैं। और अगर कहीं भूल जी बचते किसी का नाम रह गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सबको लाइक और रिप्लाई जरूर मिल जाएगी। और सभी ने जी हमारा हौसला अफजाई की है, सभी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और मैं फिर से एक बार आपका जी बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, पूरी दर्शक और श्रोताओं की टीम की तरफ से भी, और सबकी तरफ से। आपके स्वस्थ, मस्त और व्यस्त जीवन की कामना करते हैं। सत श्री अकाल जी। जी शुक्रिया। मेरी मेरी तरफ से भी आपका, डॉक्टर चरणजीत सिंह जी का, जिन्होंने मेरा नाम आपको रिकमेंड करा, और तमाम जितने भी आपके साथ जुड़े, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इन सब की दुआएं चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए। और मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मेरे नाम से ही, उसमें मेरी फोटो है, तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर, और आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं, आपका जो प्रोग्राम का नाम है सहज, तो मैंने जो भी बातें करी हैं वो सहज ही करी होंगी। तो मैं आपका बहुत तहे दिल से आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, और तमाम सुनने वालों का एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बहुत बहुत मेहरबानी। धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया।